नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पिटिशनर्स वर्सेस रिस्पोंडेंट्स का ये केस है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका ये लास्ट जजमेंट थी। प्रोबेबली ये लास्ट जजमेंट थी क्योंकि उस दिन उनका जो रिटायरमेंट हुआ था वो मींस जो लास्ट डे था, लास्ट वर्किंग डे था, उस दिन कई जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की थी। तो उसमें से एक जजमेंट ये है। तो उस जजमेंट में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो रिव्यू पिटीशन है उसमें जो मेन डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का उसको पलट दिया था। मींस रिव्यू पिटीशन अलाउ कर दी थी। जो स्पेशली पिटीशन में जो सिविल अपील में जो जजमेंट आई थी उसको पलट दिया था। तो ये फैक्ट्स ये थे कि जो प्लेंटिफ हैं उन्होंने एक सिविल सूट फाइल किया था, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का सिविल सूट फाइल किया था। वहाँ जहाँ सिविल सूट फाइल किया था वहाँ उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला था और जो पिटीशन थी, सिविल सूट था, वो डिसमिस हो गया था। तो हाई कोर्ट ने जब अपील डाली गई थी उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन है वो सिविल सूट का उसको सेट असाइड कर दिया था। रिलीफ थी वो ग्रांट कर दी गई थी, पार्शली अलाउड कर दिया था। और फिर उससे एग्रीवेट होके स्पेशली पिटीशन थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, सिविल अपील जो जिसमें हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको पलट दिया था। अब ये रिव्यू पिटीशन डाली गई थी। अब रिव्यू पिटीशन देख लीजिए, डेट जो है वो 2022 की जो डेट है वो डाली गई थी। तो रिव्यू पिटीशन जब डाली जाती है तो पहले जो जब तक नोटिस नहीं इशू होता तो वो सर्कुलेशन में डिस्पोज्ड होती है, लेकिन इस केस में नोटिस भी इशू हुआ और फैसला भी था वो भी सिविल अपील का था, वो पलट दिया गया। अब जो रिव्यू पिटीशन जो सुनाई जाती है, जो मतलब जो भी ऑनरेबल जजेस हैं वो सुनते हैं। तो इस केस में क्या था, जो सिविल अपील में जब डिसीजन दिया गया था तब 3 ऑनरेबल जजेस थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के। तो उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो उस समय जिन्होंने डिसीजन दिया था, तो वो अब इस जब हेयरिंग हुई थी रिव्यू पिटीशन में, इसमें वो नहीं थे क्योंकि वो उस समय के जिन्होंने प्रोनाउंस किया था जजमेंट तब वो रिटायर्ड हो चुके थे। एक जो ऑनरेबल जज थी वो भी रिटायर्ड हो गई थी। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर फैसला दिया गया तो तब ये हुआ क्या था कि जब वो बेंच थी, जब उसके जो मेंबर्स थे बेंच के, तो उस जजमेंट ये डिसेंटिंग हो गया था कि 3 जजेस थे जिसमें से जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो थे, मींस 9 नवंबर 2011 में के जो चीफ जस्टिस हैं, तो उस जब हेयरिंग हो रही थी, जब नोटिस इशू से पहले रिव्यू पिटीशन का जब नोटिस इशू होना था उस समय ये करंट चीफ जस्टिस थे और एक जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस, एक ऑनरेबल जज भी थी, लेकिन उसमें उन्होंने मींस डिसेंटिंग थी। उन्होंने ये कहा कि रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर देना चाहिए, लेकिन और एक ऑनरेबल जज और थे, उन्होंने मींस अपने आप को रिक्यूज कर दिया था इस जजमेंट से। तो फिर मैटर जो था, फिर एक और ऑनरेबल जज है उनको जो बनाया गया मेंबर। तो जब 3 ऑनरेबल जजेस का जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गई तो उसमें जो नोटिस था वो इशू हो गया था। तो नोटिस इशू होने के बाद जब डिटेल जो जजमेंट आई तो उसमें सिविल अपील का जो जजमेंट थी वो उसको सेट असाइड कर दिया। तो इसके जो कंटेंट्स हैं हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये फैसला आया। तो देखिए, ये पूरा एक इंडेक्सिंग के साथ ये बनाई गई है जजमेंट। सारी जजमेंट्स जो ऑनरेबल जजेस, जो चीफ जस्टिस हैं, वो अपनी इस तरह के ही लिखते हैं जजमेंट्स। एक बैकग्राउंड होता है, जजमेंट ऑफ द ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट एंड दिस कोर्ट, सबमिशंस, ग्राउंड्स, लिमिटेशंस, लिस्ट पेंडेंसेस जो लिखा गया है, पेंडेंसेस और रिलीफ। और इसके बाद यहाँ पर बताया कि जो पिटिशनर ने जो रिव्यू पिटीशन फाइल की थी उसमें आर्टिकल 137
और ऑर्डर 47 रूल 1 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 के तहत डाली थी कि रिव्यू जो 3 जजेस की जो बेंच थी उसको जजमेंट को रिव्यू कर दिया जाए। तो ऑन जो रिव्यू पिटीशन का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है कि क्या ग्राउंड्स होते हैं वो आइए हम इस जजमेंट में देखते हैं। तो कोर्ट ने जो है अपील को अलाउ कर दिया था। जो जजमेंट थी हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना की, उस जजमेंट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था। तो अब ये थी जिसमें हाई कोर्ट का जो पिटीशन थी, जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट थी उसको सेट असाइड कर दिया था। तो जो सेशन कोर्ट की जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट थी वो रिस्टोर हो गई थी। तो इसमें क्या था कि जो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था वो पार्शियली डिग्रीड कर दिया था, जिसमें हाई कोर्ट ने क्या किया था उसको पार्शियली डिग्री कर दिया था और डायरेक्शंस दी थी कि जो रजिस्ट्रेशन है सूट प्रॉपर्टी की वो पिटिशनर के फेवर में हो जानी चाहिए, प्रोपोर्शनेट टू द एक्सटेंट ऑफ द कंसिडरेशन पेड। जो उन्होंने अमाउंट पे किया है उसमें उनकी जो डिग्री है वो उनके फेवर में हो जानी चाहिए। और इशू क्या था इस कोर्ट में कि क्या ये जो जजमेंट थी इस कोर्ट की जो 22 अगस्त 2022 की थी, क्या उसमें एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है जिसकी वजह से रिव्यू जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया जा सके। क्योंकि जब भी रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है तो दोबारा से सारे ग्राउंड्स नहीं रेज किए जाते, नहीं तो कोर्ट जो है रिव्यू पिटीशन का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। कुछ ही ग्राउंड्स पे वो कोर्ट जो है रिव्यू अलाउ करती है। जैसे पहला ग्राउंड होता है कि कोई एरर है कोई फेस रिकॉर्ड पे, अगर कोई एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड में कोई एरर है तभी उस जो है जजमेंट को रिव्यू करती है। तो ये थी इस जजमेंट का जो इशू, यही था कि जो जजमेंट जो पास की गई थी 22 अगस्त 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या उसमें कोई एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड में था कि नहीं था। अब बैकग्राउंड ये था कि जो नाम बताएंगे 19 मार्च 1994 का केस था जिसमें 10 से 12 रिस्पोंडेंट्स थे, 10th to 12 रिस्पोंडेंट्स जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जो 10th to 12 जो रिस्पोंडेंट हैं उसमें 10वें और 12वें तक के जो रिस्पोंडेंट हैं जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और 3rd रिस्पोंडेंट जो हैं और 4th रिस्पोंडेंट और 5th रिस्पोंडेंट जो कि ओरिजिनल ऑनर्स हैं। तो इसमें जो इनको रिस्पोंडेंट बनाया गया है वो तो एक जो मींस जो ऑनर्स हैं वो 3rd, 4th और 5th रिस्पोंडेंट बनाया गया है। इसमें डिटेल्स नहीं मेंशन किए गए क्योंकि इस जजमेंट में डिटेल्स नहीं मेंशन किए गए कौन से ओरिजिनल ऑनर्स है। अब उसमें बताया गया था कि उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, एक 127.29 एकड़ ACS जो लैंड थी, और 1st, 2nd, 6th, 7th और 8th रिस्पोंडेंट को जो कि वेंडर्स हैं, तो जो ऑनर्स है और वेंडर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और इसमें पोजेशन थी जो 65.2 ACS एकड़ जो है वो वेंडर्स को जो है वो दे दी गई थी, पोजेशन जो थी दे दी गई थी। और 127 में से 65 जो एकड़ है 64.2 ACS जो है वो दे दी गई थी वेंडर्स को। और जो साथ में एक था कि एक बैलेंस सेल कंसिडरेशन में देने के बाद जो पोजेशन थी वो एंटायर प्रॉपर्टी थी वो डिलीवर्ड कर दी गई थी। तो लेकिन यहाँ पर बताया कि सेल डीड थी एग्जीक्यूट नहीं की गई थी इसमें, और फुल सेल कंसिडरेशन जो है वो दे दिया गया था। तो जो भी कन्वेंसिंग का जो डॉक्यूमेंट था उसमें सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं की गई थी, मींस एग्रीमेंट हुआ था कि जो कुछ अमाउंट है वो पे किया जाएगा, और पहले कुछ अमाउंट दे दिया गया था और बाद में पूरा अमाउंट देने के बाद कहा है कि पूरा सेल कंसिडरेशन जो है वो पे कर दिया गया था। लेकिन 28 मार्च 1994 को एक इररिवोकेबल पावर अटॉर्नी जो थी वो वेंडर्स के फेवर में दे दी गई थी। तो ये यहाँ जो सेलिंग की गई थी सेल डीड से नहीं की गई थी, एक पावर अटॉर्नी से की गई थी। इररिवोकेबल जो पावर अटॉर्नी है वो वेंडर्स के फेवर में दे दी गई थी। वेंडर्स कौन थे? जो कि परचेजर हैं और बाकी जो ओरिजिनल ऑनर्स थे। अब उसे बताया कि 26 मार्च 1997 को वेंडर्स ने एक एग्रीमेंट टू सेल था वो पिटिशनर के फेवर में कर दिया था मींस, और एग्रीमेंट जो था ये बताया गया था उसमें कि ये फर्स्ट एग्रीमेंट टू सेल है। इस एग्रीमेंट में फर्स्ट और सेकंड रिस्पोंडेंट थे उन्होंने ऑफर किया था कि वो शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी जो है 38.15 एकड़ की वो सेल कंसिडरेशन अमाउंट था 38,37,500 पे वो सेल कंसिडरेशन पे वो दे रहे हैं। और एग्रीमेंट नोट ये बताते थे कि जो पिटिशनर ने 5,30,000 जो है वो कैश दिया था और बाकी 6 लाख जो है इन चेक में दिया था एडवांस और अर्नेस्ट मनी। और रेलिवेंट क्लॉजेस के जो थे वो ये बताए गए हैं सेलिंग के, ये सब सेलिंग से रिलेटेड हैं। और अब फर्स्ट एग्रीमेंट जो ये बताता था कि जो ओरिजिनल ऑनर्स थे वो पार्टीज थे फर्स्ट पार्ट के, और एग्रीमेंट जो था वो बताता था वेंडर्स जो परचेजर्स हैं वो थे पार्टीज थे वो सेकंड पार्ट के। तो ये दोनों ओरिजिनल ऑनर और वेंडर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। और पिटिशनर जो है उनको परचेजर बताया गया है। यहाँ पर जो पिटिशनर है वो परचेजर हैं
और यहाँ पर ये बताया गया कि रिसाइटल ये थी कि फर्स्ट सेल एग्रीमेंट में ये बताया गया था कि जो पार्टीज ऑफ द फर्स्ट पार्ट है और पार्टीज ऑफ सेकंड पार्ट है, उन्होंने जो मींस हैव मेड अ पार्टी टू द एग्रीमेंट कि ये एग्रीमेंट कर दिया जाए ताकि कोई टाइटल के ऊपर कोई क्लाउड ना रह जाए। तो ये एक तरह का एक एग्रीमेंट किया गया था और 27 मार्च 1997 को एग्रीमेंट टू सेल थी वो एग्जीक्यूट कर दी गई थी। फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पोंडेंट ने पेटिशनर के फेवर में कर दी थी। तो मींस एक थर्ड पर्सन भी आ गए थे, तो उनके जो कि परचेजर है, उनको पेटिशनर जो है वो परचेजर है यहाँ पे। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड रेस्पोंडेंट ने एक एग्रीमेंट टू सेल थी वो पेटिशनर को दे दी थी कि शेड्यूल प्रॉपर्टी जो है 133 ACS जो है ACS 2 जो बताया हुआ है जो वो 1,82,500 में कंसिडरेशन पे वो दे दी गई थी। अब यहाँ पे बताया कि एक डिटेल्स बताया गया कि ACS का मतलब ये बताया 1.3 गट्टा सिचुएटेड एंड सो एंड सो विलेज हैदराबाद, तो एक यूनिट है उनकी, उसके बारे में बताया गया, डिटेल्स के बारे में ये बताया गया। और एग्रीमेंट विल थी वो उसको एग्रीमेंट टू सेल बताया गया, एग्रीमेंट विल को एग्रीमेंट टू सेल में बताया गया। अब 8 फरवरी 2000 को पेटिशनर ने एक लीगल नोटिस भेजा, पहला लीगल नोटिस था, जो पेटिशनर जो कि परचेजर है उन्होंने पहला लीगल नोटिस भेजा फर्स्ट और सेकंड रेस्पोंडेंट को कि कहा कि जो बैलेंस सेल कंसिडरेशन है वो दी जाए और सेल डीड एग्जीक्यूट की जाएगी और सेल डीड एग्जीक्यूट कराई जाए। और 14 अप्रैल 2000 को सेकंड रेस्पोंडेंट ने रिस्पॉन्ड किया लीगल नोटिस को कि उन्होंने कोई पार्ट पेमेंट नहीं मिली है। तो मींस ये वेंडर्स थे और जो ओरिजिनल ऑनर्स थे उन दोनों को इन्होंने ये नोटिस भेजा परचेजर ने। अब एक उन्होंने क्लेम किया सेकंड रेस्पोंडेंट ने कि हमें पेमेंट ही नहीं मिली है, पार्ट पेमेंट ही मिली है, और उन्होंने सेल डीड एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया। जो परचेजर हैं जो यहाँ पे उन्होंने पेटिशनर के फेवर में सेल डीड एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया। 6 जून 2002 को पेटिशनर ने एक और लीगल नोटिस भेजा कि सारे रेस्पोंडेंट को कहा कि वो एक सेल डीड जो है वो दें और अपॉन दिस जो बैलेंस कंसिडरेशन है वो देने को तैयार है। फर्स्ट और सेकंड रेस्पोंडेंट ने रिप्लाई किया लीगल नोटिस को कि कहा कि एग्जीक्यूशन जो है वो लीगल बार्ड है बाय लिमिटेशन से, और जो वो डॉक्यूमेंट्स के साथ वो रेडी थे, और जो क्लॉज 3 थी फर्स्ट एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट के जो कंटेंट्स हमारे पास नहीं है, यहाँ पे जजमेंट में नहीं बताए गए, तो उसमें सब्सिक्वेंटली देखते हैं बताया है कि नहीं। तो वो कहा कि वो एग्रीमेंट टू सेल करने के लिए सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट्स उनके तैयार है, लेकिन पिटिशनर जो है वो पेमेंट नहीं करना चाहते। मीन्स उन्होंने सारी जिम्मेदारी पिटिशनर के ऊपर डाल दी कि वो पेमेंट नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो इसलिए जो फर्स्ट लीगल नोटिस था वो कहा कि वो एंटीडेटेड किया गया है। साथ में ये ऑब्जेक्शन लगाई कि 8 फरवरी 2000 का जानबूझ के वो डेट उन्होंने टेम्पर की है ताकि लिमिटेशन से बचने के लिए, क्योंकि अगर स्पीड पोस्ट से भी भेजें 2-3 दिन में पहुंच जाता। तो ये कहा कि 30 मार्च 2000 को भेजा गया और उसने लीगल नोटिस का जो डेट थी वो 8 फरवरी 2000 कर दी गई थी। इसलिए रजिस्टर्ड पोस्ट से उन्होंने 3 जो है वो 30 मार्च 2000 को भेजा गया था। और 9 अगस्त 2002 को पेटिशनर ने यहाँ पर पेटिशनर ने सिविल सूट फाइल कर दिया था, डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फर्स्ट एंड सेकंड एग्रीमेंट टू सेल। और केस ऑफ पेटिशनर जो था सूट का क्या था, 34,70,000 रुपया सेल कंसिडरेशन था वो फर्स्ट एग्रीमेंट में था, और 10,850 था वो एडवांस दिया था सेकंड एग्रीमेंट जो था वो दे चुके हैं हम जो पेटिशनर जो कि परचेजर है। और कहा कि सेल कंसिडरेशन थी 40,20,000 की, जिसमें से वो 34,80,850 रुपए पे कर चुके हैं, और बैलेंस जो है वो अभी उनको 5,39,000 जो 150 रुपया है वो देना है, 5,39,150 रुपया देना है। और जो पोजेशन जो सूट लैंड थी वो डिलीवर करनी चाहिए अंदर एग्रीमेंट में। और पेटिशनर जो है वो शुरू से ही तैयार है, वो विलिंगली टू परफॉर्म अपना एग्रीमेंट जो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस का एग्रीमेंट है, जो पेटिशनर है वो शुरू से ही तैयार है कि वो पेमेंट करने को तैयार है, लेकिन रेस्पोंडेंट जो है वो नहीं आगे आ रहे, और इसलिए नेसेसरी परमिशन सर्टिफिकेट्स हैं जो चाहिए वो उन्होंने देने से मना कर दिया। इसलिए उन्होंने पार्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो डिग्री थी उसे प्रेयर की और कहा कि वो 5,39,150 रुपया मीन 5 लाख के 40,000 अमाउंट जो के आसपास है वो देने को तैयार है। और पेटिशनर ने रिलीफ मांगी कि या तो डिलीवरी करे सूट लैंड की पोजेशन की, और डायरेक्शन मांगी कि जो 34,80,850 रुपया जो उन्होंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया वो 36% इंटरेस्ट के साथ हमें वापस करें। अब जजमेंट क्या थी ट्रायल कोर्ट की? जजमेंट ट्रायल कोर्ट की हाई कोर्ट और दिस कोर्ट की, मीन 3 कोर्ट्स में गया है। पहले तो जजमेंट ट्रायल कोर्ट में गया था, फिर हाई कोर्ट में गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया था। जजमेंट थी 12
दिसंबर 2010 को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने सूट को डिसमिस कर दिया और ये रीजंस थे डिसमिसल के, वो ये बताया कि रिस्पोंडेंट ने डिस्प्यूट नहीं किया कि वो जो एग्रीमेंट टू सेल थे वो उन्होंने नहीं किए थे, कोई डिस्प्यूट नहीं था आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी, सिर्फ ये कहा था कि वो जो अपना उनकी विलिंगनेस है वो परफॉर्म करने की एग्रीमेंट की। और यहाँ पे इन्फर्ड एविडेंस जो रिकॉर्ड में थे वहां से निकल के आया कि पिटिशनर के पास पोजेशन ही नहीं थी उस प्रॉपर्टी का, और फॉल्स प्ली रेज कर दी थी कि पोजेशन जो है उनको मिल चुका है। और क्योंकि अल्टरनेटिव प्रेयर थी वो सूट की, वो पुट की पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की फॉर रीजन, तो कोर्ट ने कंक्लूड किया कि जो पोजेशन जो थी सूट प्रॉपर्टी को डिलीवर ही नहीं की गई थी उसको पिटिशनर को, और पिटिशनर जो है वो अल्टरनेटिव प्रेयर के साथ भी नहीं आए थे। अगर वो कॉन्फिडेंट थे कि वो उनकी पोजेशन में हो जाएगी प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर उन्होंने पाया कि ये बोनाफाइडनेस नहीं है इनकी, और एक तो फॉल्स प्ली ले रहे हैं। पिटिशनर ने ये भी प्लीड नहीं किया कि उनके पास पोजेशन में थी प्रॉपर्टी को, लेकिन जो PW1 के जब उनकी गवाही हुई थी पिटिशनर विटनेस के तौर पे, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन पुट अप किया गया था क्रॉस एग्जामिनेशन में कि कब उनको पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी दी गई है उसकी तारीख बताई जाए, तो वो इसका जवाब नहीं दे पाए। और जो PW2 जो कि ऑनर थे एडजेसेंट सूट प्रॉपर्टी के, ओनर ने पोस्ट किया कि पिटिशनर ने सूट प्रॉपर्टी जो है डेवलप कर ली, मींस पिटिशनर ने एक फेंस लगा दिया प्रॉपर्टी के आगे ना, एक बाड़ होती है वो लगा दी है, और एक इंटरनल रोड से बना दी। तो ये एस्पेक्ट्स मेंशन नहीं किया कि जो PW1 ने अपने प्लेट में कहीं भी मेंशन नहीं किया कि उन्होंने फेंस बना दिया है। जो PW2 ने जो गवाही दी थी उसमें ये नहीं बताया कि उन्होंने कोई अपनी जो डिपोजिशन में कुछ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। और फर्द जो फोटोग्राफ्स थे सूट प्रॉपर्टी के, तो ये भी डेवलपमेंट्स वहां पे ट्रायल कोर्ट को कोई नजर नहीं आई। और सेल एग्रीमेंट जो था वो कहा कि वो कंक्लूसिवली कहीं इंडिकेट नहीं करता है कि पिटिशनर जो है वो पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी सूट प्रॉपर्टी में, जो पोजेशन जो है उनके पास सूट प्रॉपर्टी है, मतलब उनके पास है सूट प्रॉपर्टी। जो फर्स्ट लीगल नोटिस जो पिटिशनर ने भेजा था उसका कहा था, ये कहीं मेंशन नहीं किया था कि जो पोजेशन जो उनको डिलीवर्ड हो गई है, और क्लेम जो था वो सेकंड लीगल नोटिस में मेड किया गया। तो ये ड्राफ्ट सेल डीड थी, पिटिशनर ने प्रिपेयर की थी और रिस्पोंडेंट को भेजी थी, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया कि पोजेशन जो है उनको डिलीवर्ड हो चुकी है। तो चेक था 5,40,000 का, और पिटिशनर ने कहा कि वो डिसऑनर्ड हो गया था। पिटिशनर का जो चेक था 5,40,000 का डिसऑनर्ड हो गया था, तो पिटिशनर ने सिर्फ 29,30,000 रुपया ही पेमेंट किया था, और ये कहा कि हमने 34,70,000 रुपया नहीं दिया था जैसा कि वो क्लेम कर रहे थे। तो यहाँ पर ये कहा कि फॉल्स प्ली प्ले कर रहे हैं, और टेबल जो ये इंडिकेशंस था वो ये बताता है। तो अब यहाँ पर बताया कि क्लॉज थी सेल एग्रीमेंट की, वो पिटिशनर ने जो पेमेंट थी बैलेंस कंसिडरेशन की, और रिस्पोंडेंट को ने सर्टिफिकेट्स देने को बताया गया था क्लॉज 3 के अंदर कि 3 मंथ्स के अंदर वो सर्टिफिकेट्स दे देंगे। लेकिन क्लॉज ने ये प्रेस्क्राइब किया था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे नॉन पेमेंट के, अगर नॉन पेमेंट नहीं की जाएगी तो एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल्ड हो जाएगा। लेकिन क्लॉज में ये कहीं नहीं लिखा था कि अगर नेसेसरी सर्टिफिकेट्स अगर 3 महीने तक नहीं दिए जाएंगे तो तब क्या होगा एग्रीमेंट का, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। और ये कहा कि ये कहीं से कंक्लूड नहीं हो सकता कि एग्रीमेंट कहीं रिक्वायर करता हो पिटिशनर को कि वो पे करें बैलेंस को 3 मंथ्स के अंदर। रिस्पोंडेंट ने कहीं भी रिस्पोंडेंट ने कोई परमिशंस और सर्टिफिकेशंस नहीं ऑब्टेन किए थे जो क्लॉज 3 के अंदर था, और उन्होंने पिटिशनर को इन्फॉर्म नहीं किया था कि क्या स्टेप्स लिए। क्रॉस एग्जामिनेशन D1 का था, ये इंडिकेट करता था कि टाइम जो है वो एसेंस नहीं था एग्रीमेंट के, टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं थी एग्रीमेंट के लिए। और पिटिशनर ने क्लेम किया कि पहला लीगल नोटिस उन्होंने 5 फरवरी 2000 को भेजा था, और पोस्टल कवर थी, इंडिकेट करती है कि ये 31 मार्च 2000 को भेजा गया है। तो यहाँ पे एंटी डेटेड डेट को पहले लिखा गया था यहाँ पे, ताकि लिमिटेशन के पीरियड से बचने के लिए। तो यहाँ बताया कि पिटिशनर जो है वो डिस्क्रिशनरी रिलीफ जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर नहीं ले सकते अगर उन्होंने फॉल्स क्लेम लिया हो। और यहाँ पर 3 फॉल्स प्लीज जो है पिटिशनर ने मेंशन की थी, जैसे ऊपर डिस्कस किया था। और पिटिशनर ने ये भी प्रूफ नहीं कर पाए कि वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करना चाहते हैं 3 साल के अंदर, तो ये प्रूफ नहीं कर पाए। और स्पेसिफिकली 3 मंथ्स के अंदर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट और सेल एग्रीमेंट जो, और अगर साथ में बताया कि पिटिशनर जो अगर वो कर सकते थे परफॉर्मेंस और जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे, तो जो परफॉर्म करना चाहते थे, तो नोटिस जो है वो भेज देना चाहिए था, ताकि और जो बैलेंस जो है, जो रिमेनिंग बैलेंस था वो डिपॉजिट किया जा सके बैंक में। तो मींस बताया कि ये 34 लाख जो अलग 34 लाख था वो उतना अमाउंट जो डिपॉजिट दे दिया गया था,
अब बाकी का जो 5 लाख जो था, तो अगर विलिंगनेस होती है पिटिशनर की, तो कोर्ट ने कहा कि वो बैंक में दे सकते थे, लीगल नोटिस भेज के डिपॉजिट करा सकते। तो यहाँ से उनकी विलिंगनेस नहीं आ बनती है। और अब लिमिटेशन का इशू आ गया। आर्टिकल 54 जो है शेड्यूल लिमिटेशन एक्ट का, वो यहाँ पर फैक्ट्स ऑफ द केस में अप्लाई करता है कि यहाँ पर पिटिशनर को बैलेंस जो कंसिडरेशन है वो 3 मंथ्स के अंदर देना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल एग्रीमेंट। और सूट जो है वो 3 साल के अंदर फाइल कर देना चाहिए था, ऑन और बिफोर 26 जून 2000 के अंदर फाइल कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सूट जो फाइल किया गया था वो 9 अगस्त 2002 को फाइल किया गया था, नियरली 2 इयर्स आफ्टर लिमिटेशन। तो लिमिटेशन का जो पीरियड था वो एक्सपायर्ड हो चुका था, और इसलिए सूट कोर्ट ने कहा कि टाइम बैरिड है। तो क्योंकि जो आर्टिकल 54 शेड्यूल लिमिटेशन एक्ट है वो बताता है 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल एग्रीमेंट। तो यहाँ से कहा कि सेल एग्रीमेंट से उन्होंने 3 साल का अगर मुहैया करें तो 26 जून 2000 तक ही वो फाइल कर सकते थे। अब देखिए सूट फाइल किया गया है 9 अगस्त 2002 को। अब फिर अगला बताया कि जो सूट जो है वो बैरिड भी है, बार्ड है। रिकवरी ऑफ द एडवांस अमाउंट जो दिया गया है आर्टिकल 47 और शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंदर भी बार्ड है। ये सब ट्रायल कोर्ट का वर्जन था। अब यहाँ पर अपील फाइल की हाई कोर्ट में, और जजमेंट आई 23 अप्रैल 2021 को। हाई कोर्ट ने पार्शली अलाउ कर दिया अपील को। ये रीजंस क्या बताए थे वो देखते हैं। रीजन ये बताया कि ट्रायल कोर्ट ने डिस्टिंग्विश नहीं किया था जो टाइम फिक्स जो था पेमेंट ऑफ सेल्स कंसिडरेशन का और टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं की थी। फर्स्ट पास जो क्लास 3 का था वो सिर्फ फिक्स करता था पेमेंट ऑफ द सेल कंसिडरेशन का, और परफॉर्मेंस जो था कॉन्ट्रैक्ट का वो रिस्पोंडेंट के ऊपर करता था कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो फर्निश करेंगे। एग्रीमेंट में कोई टाइम फिक्स नहीं था कि कब वो परफॉर्मेंस करना है। सेकंड पार्ट जो आर्टिकल 54 ऑफ शेड्यूल लिमिटेशन था यहाँ पर अप्लाई करता है। लिमिटेशन वहां से स्टार्ट होगी जब उन्होंने रिफ्यूजल किया था परफॉर्मेंस का, मींस तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्नॉलेजमेंट कर दी थी यहाँ पे एक प्रकार की। तो लिमिटेशन ये कहा था कि वहां से स्टार्ट होगा जब उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, तो यहां से 3 साल का पीरियड स्टार्ट होगा। सूट जो फाइल किया गया था 30 जुलाई 2002 को फाइल किया था, जो कि 3 मंथ्स के अंदर था, विच इज विद इन द 3 मंथ्स ऑफ 14 अप्रैल 2000 को, जब डेट रिस्पोंडेंट ने फर्स्ट लीगल नोटिस का रिप्लाई दिया था। अब यहाँ पे बताया कि अगर लीगल नोटिस जो पिटिशनर को ने एंटीडेटेड भी कर दिया हो तब भी वो मेरिट्स ऑफ द इशू पर नहीं डिपेंड करता क्योंकि 2 में से का एंटीडेटेड था यहाँ पे, तो कहा मेरिट्स पे तब भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेशन जो है वो कैलकुलेट वहीं से की जाएगी जब डेट ऑफ रिफ्यूजल, जब उन्होंने रिफ्यूज किया था। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉइंट था वो हाई कोर्ट ने यहाँ पर कंसिडर किया था कि इस डेट से किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल, ना कि डेट ऑफ एग्रीमेंट से। तो यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन ये था कि पिटिशनर ने सूट इमीडिएटली नहीं फाइल किया था, और सेकंड लीगल नोटिस था वेरोनियस था। अब सेकंड लीगल नोटिस जो था वो दिया गया था 6 जुलाई 2002 को। सूट जो फाइल किया गया था वो 30 जुलाई 2002 को फाइल किया था। सूट था वो नंबर्ड हुआ था 9 अगस्त 2002 को। तो यहाँ पर कहीं भी कंक्लूड नहीं होता कि पोजीशन जो थी वो डिलीवर्ड नहीं हुई थी, मेनली इस ग्राउंड पे क्योंकि कहीं सिर्फ उन्होंने मेंशन नहीं किया। कहा सूट में कहीं मेंशन नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि उनको पोजीशन नहीं मिलेगी। तो ये सेल एग्रीमेंट में कहीं मेंशन नहीं किया फर्स्ट लीगल नोटिस में। तो फाइंडिंग ऑफ ट्रायल कोर्ट की थी वो पोजेशन से एस्पेक्ट पे थी, और पिटिशनर जो ने फॉल्स प्ली थी वो रेस की थी। अब यहाँ पर कहा कि वो एरोनियस थी, कि यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया था कि उन्होंने फॉल्स प्ली लिया। तो कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट में एरोनियस आ रही है, क्योंकि इशू ये था कि पिटिशनर के पास पोजेशन थी प्रॉपर्टी की नहीं कि वो इमटेरियल था, क्योंकि ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इशू था। पोजेशन से कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा इससे कोई कंसर्न नहीं है, ये सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का था। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या होता है कि एक आदमी विलिंगनेस दिखाता है और दूसरा आदमी नहीं कर रहा हो। तो यहाँ पर देखते हैं किसकी विलिंगनेस नहीं है। अगर एक आदमी की विलिंगनेस है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, जो पार्टी अगर जो दे रही है पार्ट परफॉर्मेंस का, अगर वो विलिंगनेस नहीं है तब भी ये तो दूसरी पार्टी चाहे तो वो उस पर पार्ट परफॉर्मेंस का करा सकती है, मींस एग्जीक्यूट करा सकती है। अब यहाँ पर बताया कि पोजेशन थी वो इनहेरिट थी और एंसिलरी टू द रिलीफ ऑफ द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 55 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। एक जजमेंट आई थी बाबूलाल वर्सेस हजारी लाल किशोर। अब यहाँ पर बताया कि रिस्पोंडेंट ने सब्सटेंशियल अमाउंट था 38,80,850 था, वो ले लिया था। टोटल सेल कंसिडरेशन थी वो थी 40,20,000 की। तो रिस्पोंडेंट ने यहाँ पर सर्टिफिकेट्स थे वो प्रोवाइड नहीं किए थे। फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने ये एडमिट किया था कि अमाउंट जो था मींस उन्होंने ले लिया क्रॉस एग्जामिनेशन में, और लेकिन उन्होंने डिनाई किया था कि
जो उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट पे और चीफ एग्जामिनेशन में ये बात नहीं बताई है। सेल डीड कुछ नहीं एग्जीक्यूट नहीं कर पाई की जा सकी थी क्योंकि यहाँ पर रिस्पोंडेंट का फॉल्ट था। ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि ये पिटिशनर ने अप्रोच नहीं किया था रिस्पोंडेंट को कि वो बैलेंस कंसिडरेशन दे दी जाए, क्योंकि वो डिस्पोज नहीं कर पाए कि कब उनको आवश्यकता है। और ये सारा था, ये हाई कोर्ट की जो थी वो अपनी एनालिसिस थी। और यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि जो पिटिशनर को बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि जो रिमाइंडर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि 90% जो सेल कंसिडरेशन थे वो ऑलरेडी पेमेंट कर चुके थे। इंटरलोकेटरी पिटिशनर ने एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन भी फाइल की थी, वो बैलेंस अमाउंट जो है 5,39,150 रुपए देना चाहते हैं, जो कि अलाउ हो गई थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर ने बोनाफाइडनेस दिखाई थी और डिपॉजिट कर दिया था बैलेंस कंसिडरेशन का। तो ऑरल एविडेंस था पिटिशनर एविडेंस का, वो ने बताया है कि वो अप्रोच किया था रिस्पोंडेंट को कि वो तो उसको जो पिटिशनर विटनेस 1 है उनकी जो स्टेटमेंट को डिसबिलीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिटिशनर ने जितना प्रूव करना था वो कर दिया कि वो रेडीनेस है, विलिंगनेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर उनकी विलिंगनेस थी वो नजर आ रही थी। और कंक्लूजन जो था कि पिटिशनर ने फॉल्स प्ले रेज किया है कि उन्होंने 34,700 ले लिया और 29,30,30,000 जो है पेमेंट की है, तो 5 लाख का डिफरेंस कर रहा है। कहता है ये एरोनियस है। तो क्योंकि DW1 ने खुद अपने डिपोजिशन में एडमिट कर दिया था कि, और ये भी एडमिट किया था कि जो बैलेंस जो थी 5,30,39,150 थी वो डिपॉजिट कर दी थी कोर्ट में। तो जो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था, तो डिसऑनर ऑफ द चेक जो हुआ था वो 2 अप्रैल 1997 को हुआ था और प्लेंटिफ ने डिमांड ड्राफ्ट थी वो 5 लाख की दे दी थी। तो यहाँ पर ये ट्रायल कोर्ट ने यहाँ चूक कर दी थी, कहा कि अमाउंट नहीं दिया उन्होंने, जबकि 5 लाख रुपया जो है वो डिपॉजिट भी कर दिया। मेरली सिर्फ ये कहा कि उन्होंने सूट जो है इमीडिएटली नहीं फाइल किया फर्स्ट लीगल नोटिस के रिप्लाई पे, जो कि 2,000 रुपये होता। ये कहीं से भी इन्फर नहीं किया जा सकता कि वो विलिंगनेस नहीं थी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो दोनों पार्ट एस्पेक्ट है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। यहाँ एक तो लिमिटेशन का किया जा रहा है, दूसरा उनकी विलिंगनेस के ऊपर। तो उसने कहा कि इमीडिएटली सूट फाइल नहीं किया, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पार्ट जो उनकी विलिंगनेस नहीं थी। तो यहाँ पर साथ में कोर्ट ने कहा कि ये सूट था वो लिमिटेशन के ऊपर था, जो कि रिलाई किया गया आर लक्ष्मी संथम वर्सेस देवार जी, और जो जजमेंट लगवाई थी। तो यहाँ पर कहा कि टाइम जो है वो एसेंस नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में, जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए थे ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में। जो सेक्शन 10 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का जो आया था वो अमेंडेड हो गया था 2018 में, जिसमें ये कह दिया गया था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो रिलीफ है वो एक डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। और सेक्शन 10 जो है प्रोसीजरल प्रोविजन है, और सारे प्रोसीजर लॉज जो हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव होंगे। तो जो अमेंडेड प्रोविजन था वो अप्लाई होगा सारी पेंडिंग एप्लीकेशंस पे, प्रोसीडिंग्स पे। तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि पिटिशनर ने 90% जो है वो सेल कंसिडरेशन दे दिया, तो सूल ऑफ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हो जाना चाहिए इन द फेवर ऑफ द पिटिशनर, तो जो जितना वो कंसिडरेशन पेड कर चुके हैं। तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि जो 5,39,150 रुपए जो डिपॉजिट किए थे इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन में, वो भी मस्ट जो इसे रिफंड कर देना चाहिए विद एनी इंटरेस्ट जो कि बनता है। अब उसके आगे डिसीजन को चैलेंज किया इन्होंने जो रिस्पोंडेंट्स ने, और जजमेंट आई थी हाई कोर्ट की। और जजमेंट में जो यहाँ पर जो पिटिशनर है उन्होंने मींस चैलेंज किया था, और जजमेंट में 3 बेंचेस के नाम बताए गए, ऑनरेबल 3 जजेस थे, जिसमें से उस समय के जो 25 अगस्त 2022 में जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम बताया गया है, और एक और ऑनरेबल जज है उनका नाम बताया गया, और एक ऑनरेबल जज और थी, उन्होंने अपील को अलाउ कर दिया था। और कोर्ट ने रेफर किया था चांद रानी वर्सेस कमल रानी की जजमेंट पे। तो मींस जब अपील अलाउ होगी तो हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो सेटिसाइड हो गया, और जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था जजमेंट थी वो रिस्टोर्ड होगी। तो यहाँ पर कहा कि कोई प्रिजम्पशन नहीं बनता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई प्रिजम्पशन नहीं बनता है कि टाइम जो है सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, और कोर्ट जो है वो इन्फर कर सकती है अगर जो एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता हो, उसके जो एक्सप्रेस टर्म्स है उसके बेसिस पे भी कोर्ट जो है इन्फ्रेंसेस निकाल सकती है, और नेचर क्या है प्रॉपर्टी का, और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कोर्ट ने इस पर जजमेंट रिलाई करते हुए ये पाया कि टाइम इज द सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द फॉलोइंग रीजंस है कि बोथ दोनों वेंडर्स और परचेजर्स थे, उनकी ऑब्लिगेशंस थी क्लॉज 3 के अंदर वो कंप्लीट हो गई थी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में 3 मंथ्स में।
और कॉन्सिक्वेंसेस एक्शंस थे वो डिफरेंट थे। कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे कि अगर कोई वेंडर्स जो है वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करता हो परमिशंस का, जहां क्लॉज स्पेल होती है। अब देखो यहाँ पर ये निकल के आया कि यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स थे, जो कि जो जिनके वेंडर्स थे और जो पार्टी थी, जो ऑनर्स थे, उन्होंने कोई ऐसा अपना नहीं बताया था कि वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो उनके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने होंगे। जो परचेजर थे, सारा कुछ परचेजर के ऊपर था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपनी जो है सिविल अपील में जब जजमेंट थी वो ये बताई, और क्लॉज 1221 था सेल एग्रीमेंट का, वो बताया कि पार्टीज ने एंटर किए थे एग्रीमेंट पे और स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर किया था, और एनेक्शंस थे वो डिफरेंट थे, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे। तो ये तो साहब वही बताया हमने। एग्रीमेंट जो है आफे कोर्ट में कहा कि ये जो सूट है, अब सुप्रीम कोर्ट ने अब ये वापस आ गए, जो सूट है वो लिमिटेशंस के अंदर बार्ड हो जाएगा, और क्योंकि 3 साल के अंदर फाइल करना चाहिए था, और 3 साल का जो पीरियड एंड हो रहा था जून 2000 में, और जब फाइल किया गया था 2002 में था। तो यहाँ पे कहा कि सूट जो है वो इसी पीरियड में फाइल करना चाहिए था, इसलिए ये सूट है बार्ड बाय द लिमिटेशन है। अब रिव्यू के ऊपर आते हैं हम। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया था। अब ट्रायल कोर्ट ने ये मेरिट्स पे पाया था कि सेक्शन 10 जो है वो नॉन प्रोसीजरल है, बल्कि सब्सटेंशिएटिव है। अंडर द अमेंडेड प्रोविजंस जो कोर्ट के पास पावर होती है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की वो डिस्क्रिशनरी है, तो ये सब ट्रायल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के ऊपर थी, वो उन्होंने बताई थी। अब सबमिशन सुने गए, रिव्यू पिटीशन जो थी, अब रिव्यू पिटीशन फाइल की। अब रिव्यू पिटीशन के आधार पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को बदल दिया। हम उस पे आते हैं। सबमिशन सुनने के बाद कोर्ट ने अपना क्या ग्राउंड्स बताया, जो ये मेन इंपॉर्टेंट है, जो वीडियो का जो कोर पार्ट है वो यही है। गो ग्राउंड्स फॉर एक्सरसाइजिंग रिव्यू जुरिस्डिक्शन। क्या ग्राउंड्स है जिसकी वजह से कोर्ट को जुरिस्डिक्शन मींस इन्वोक करनी पड़ी, तो मेन पार्ट यही है। तो अब यहाँ पर बताया कि जो रिव्यू जुरिस्डिक्शन है वो ऑर्डर 47 और रूल सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 का बताया गया कि जो एप्लीकेशन फॉर रिव्यू है वो उस ग्राउंड्स पे फाइल करनी चाहिए, जो कि ऑर्डर 47 रूल ऑफ 1 ऑफ द सीपीसी के अंदर होता है। और सीपीसी के जो सिविल प्रोसीजर कोड है उनके ग्राउंड्स बताए गए हैं। ऐसे कोई रिव्यू पिटीशन नहीं डाल सकता है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में जब तक ये ग्राउंड्स अर्ज नहीं किए जाएंगे, इन ग्राउंड्स को सेटिस्फाइड नहीं होगा, रिव्यू पिटीशन मेंटेनेबल नहीं रहेगी। पहली चीज, कोई ऐसा एविडेंस हो जो रिव्यू पिटिशनर है उनकी ड्यू डिलीजेंस के बाद भी उनकी नॉलेज में ना आया हो, वो प्रोड्यूस ना कर पाए हो जब डिग्री पास की गई हो। तो ऐसा कोई छुपा हुआ कोई एविडेंस हो, अगर कोई भी रीजनेबल पर्सन हो, वो अपनी डिलीजेंस दिखाने के बाद भी उसको डिटेक्ट ना कर पाए, डिस्कवर ना कर पाए, लेकिन ऑनेस्ट भी उसके ऊपर आएगा प्रूफ करने के लिए कि क्यों नहीं था सामने ला पाए डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट आप जानबूझ के नहीं ला रहे हैं तो फिर वो रिव्यू पिटीशन के दायरे पे नहीं आएगा। अब यहाँ बताया सबसे इंपॉर्टेंट था कि मिस्टेक और एरर अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा पॉइंट था कि कोर्ट ने कोई एरर कर दी, फेस ऑफ रिकॉर्ड में कोई एरर हो, जिसे कोर्ट ने उस एरर के बेसिस पे जजमेंट दे दी गई हो। तो जब तक कोई एरर रिकॉर्ड में कोई एरर होनी जरूरी है। अगर एरर जो थी कोर्ट ने रॉन्गली इंटरप्रेट कर दिया उसको, तो मींस रॉन्गली उसको एरोनियस जजमेंट दे दिया है, तो उस जजमेंट पे इंटरप्रेटेड नहीं कहेंगे, एरोनियस जजमेंट दे दी गई, तो उसमें ही जो है रिव्यू का स्कोप बनता है और कोई अदर सफिशिएंट रीजन बताया गया। अब यहाँ पे बताया कि रिव्यू पिटीशन जो प्रोसीडिंग्स हैं, रिव्यू जुरिस्डिक्शन के ऊपर बताया था कोर्ट ने कि वो कहा कि वो अपील नहीं है, इसलिए वो कन्फाइंड होनी चाहिए ऑर्डर 47 रूल 1 के तहत। और फेस ऑफ रिकॉर्ड वो जो है वो एरर होनी चाहिए जो कि देखने के बाद नजर में आए, ना कि काफी लंबे समय के बाद, लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, काफी सोच समझ के सामने आए। सामने एक चीज आ रही है, एरर ऑन रिकॉर्ड है, एरर आ रही है उसमें डॉक्यूमेंट में, जो कोई भी जो कोर्ट ने अपना ओपिनियन बनाया है तो उसमें अगर एरर आ रही है तो भी। और यहाँ पे बताया कि जो है वो इस जो पावर रिव्यू है इस ग्राउंड पे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए कि जो डिसीजन था वो मेरिट्स में उन्होंने एरर की गई है, मेरिट्स पे आप उसको टच नहीं कर सकते। और एनी अदर सफिशिएंट रीजन का मतलब ये बताया था कि जो ग्राउंड जो बताए गए थे जो स्पेसिफाइड होने चाहिए ऑर्डर 47 रूल 1 के अंदर। दो व्यूज बन रहे हैं, ये इसका मतलब ये नहीं कि रिव्यू जुरिस्डिक्शन का रिव्यू इन्वोक हो जाएगा, ये भी बन सकता है, रूल बी भी बन सकता है। तो जज ने ए ले लिया, बी को इग्नोर कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि
जो एक और व्यू बन सकता, तो इसलिए रिव्यू एंटरटेन कर लीजिए। अब कहा कि जो ग्राउंड कोर्ट को पहले सेटिस्फाइड होना पड़ेगा कि ग्राउंड्स क्या थे रिव्यू पे। तो पहला चीज की जो सूट इंस्टीट्यूट किया गया था पिटिशनर ने, वो क्या बार्ड बाय द लिमिटेशन है। तो ये एक जो इश्यू, जो ग्राउंड्स ऑफ द रिव्यू है, जो इश्यूज थे वो ये निकल के आए थे, क्या वो बार्ड बाय द लिमिटेशन है जो सूट फाइल किया गया था, और क्या हमें सूट जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसको डिग्रेड किया जा सकता है। तो दो थे, उनको डिसाइड करना था। और लिमिटेशन पे आप कोर्ट ने पहले देखा कि लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या कहता है। आर्टिकल 54 ये बताता है सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पर बताएगी कि डेट जो फिक्स की गई है परफॉर्मेंस की, और अगर कोई डेट फिक्स नहीं की गई है, या फिर प्लेंटिफ को नोटिस देता हो कि ये, और जो परफॉर्मेंस रिफ्यूज कर दी गई हो, जैसे ए ने बी को भेजा, उसमें ए ने कोई डेट लिखा हुआ है, तो तब तो वहां से स्टार्ट होगा लिमिटेशन। अगर कोई डेट नहीं लिखी है तो अगर कोई लेटर भेजा जाता है, ए ने बी को लेटर भेजा और बी ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई मैं नहीं करूंगा कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका जो रिफ्यूजल होगा वहां से लिमिटेशन है वो स्टार्ट होगा। और यहाँ पर बताया कि दो पार्ट के होते हैं प्रोविजन जो बताए गए थे, और जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डेट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए फिक्स किया गया था। जो पहला जो पार्ट था वो डील करता था डेट ऑफ द परफॉर्मेंस, और लिमिटेशन था वो 3 साल की थी, वो स्टार्ट होगी फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द परफॉर्मेंस, डेट फिक्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ द परफॉर्मेंस। और सेकंड था कि अगर कोई डेट फिक्स नहीं होती है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो वहां से स्टार्ट होगा जब पिटिशनर ने नोटिस भेजा और डिफेंडेंट ने रिफ्यूज कर दिया हो परफॉर्मेंस। अगर डिफेंडेंट कोई जवाब नहीं देता है तो फिर पिटिशनर क्या जो डेट है जिसमें उसने नोटिस भेजा वहां से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर जो सेल एग्रीमेंट जो डेट थी वो फिक्स की गई थी परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट में। कोर्ट ने रेफर किया 3, 21 और 23 जो थे, और ये होल्ड पे किया कि कोर्ट ने इंटरप्रेटेड किया क्लॉज 3 को, और क्लॉज 3 में कहा कि 2 ऑब्लिगेशंस थी, पिटिशनर जो परचेजर है और अदर जो रिस्पोंडेंट वेंडर्स हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कोई इसी प्रकार की एरर नहीं है, लेकिन कंक्लूजन ये निकला कि क्लॉज जो है वो सिर्फ प्रोवाइड करता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे नॉन पेमेंट ऑफ द बैलेंस कंसिडरेशन बाय द परचेजर। मींस बैलेंस अमाउंट नहीं देंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और इसके बारे में नहीं कहीं मेंशन किया कि अगर वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो वेंडर्स हैं, जो परचेज जो खरीद रहे हैं, वो सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाते, तो उसका बारे में कुछ नहीं बताया गया था। और जजमेंट करेक्टली बताती थी कि जो क्लॉज 3 था वो प्रिस्क्राइब करता था एडवांस जो था जो पेड किया था दिया था परचेजर ने, वो फोरफिचर कर दिया जाएगा, फॉरफिटेड कर दिया जाएगा अगर बैलेंस जो है पिटिशनर 3 मंथ तक नहीं देगा तो। और कोर्ट ने मिस कर दी थी क्लॉज को, मिस दैट की क्लॉज जो है वो ये भी था। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर हमने यहाँ एरर कर दी, एक प्रकार का बताया जा रहा है कि हमने यहाँ एरर कर दी कि जो एंड दिस एग्रीमेंट टू सेल विल बी कैंसल्ड, एंड दिस एग्रीमेंट टू सेल जो है वो अगर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि क्लॉज जो था वो बताया गया था कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉट फिलिंग द डॉक्यूमेंट विद इन 3 मंथ्स विच इज कैंसिलेशन। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इसको हमने मिस कर दिया था, जो जजमेंट आई थी उसमें मिस कर दिया था, क्योंकि वो ये कहा जाता है कि अगर सेल एग्रीमेंट अगर नहीं किया जाएगा, डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, तो ये एग्रीमेंट सेल कैंसिल हो जाएगा और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ द परचेजर। और ये स्टिल आर्ग्यू किया गया था कि इट वॉज ए प्रोबेबल, दो आवर ओपिनियन अरोनियस था कि अगर कोई एरर नहीं थी अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड में। तो यहाँ पर यही बताया कि ये उस समय आर्ग्यूड भी किया गया कि ये प्रोबेबल है कि ये हमारा जो बेशक हमारा ओपिनियन था उसमें वो एरोनियस था, लेकिन नॉट अपेरेंट, ये हमें फेस ऑफ रिकॉर्ड में नहीं आया गया। तो जो जजमेंट थी वो कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर गई इस फेस को कि एंड दिस एग्रीमेंट ऑफ द सेल विल बी कैंसिल्ड। तो ये वर्डिंग्स थे उस एग्रीमेंट के, तो यहाँ पर कहा कि टोटली डिसरिगार्ड कर गई। और इन क्लॉज 3 में ये लिखा गया था कि जो पैरा 32 था जजमेंट का, कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर ये नोट किया था कि जो नॉन पेमेंट ऑफ बैलेंस कंसिडरेशन जो थी उससे सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस थे फॉरफीचर के। परचेजर के ऊपर ज्यादा लायबिलिटी, उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा तो कैंसिल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर बताया कि परचेजर अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो उसका जो अमाउंट था उनका वो फॉरफीचर कर दिया जाएगा। तो क्लॉज 3 के 2 पार्ट्स थे, और यहाँ पर बताया कि पहला पार्ट था वो ऑब्लिगेशन थी परचेजर के ऊपर, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस बताए थे कि फॉरफीचर अमाउंट पेड किया जाएगा। और एंड जो डिसजंक्शन दिस पार्ट, जो सेकंड पार्ट था वो ऑब्लिगेशन थी वेंडर्स के ऊपर,
तो यहाँ पे बताया था कि सेकंड पार्ट जो प्रिस्क्राइब करता था कॉन्सिक्वेंसेस अगर वेंडर्स जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं फर्निश्ड करेंगे, तो मीन्स इनके ऊपर भी था कि अगर ये परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो सेल जो वो कैंसिल हो जाएगा। तो कोर्ट ने ये बताया कि लैंग्वेज ऑफ एग्रीमेंट थी वो इंश्योर करती थी कि सिविल कॉन्सिक्वेंसेस थे फॉर फ्यूचर के, अगर बैलेंस कंसिडरेशन नहीं दिया जाएगा 3 मंथ्स के अंदर, तो कोर्ट ने क्लॉज 21 और 23 को जो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया ताकि एक सब्सटेंशिएटिव इंटरप्रिटेशन निकली जा सके। और क्लॉज 21 थी वो ये कहती थी कि फर्स्ट पार्ट आर नॉट कंसर्न्ड विद द सेल कंसिडरेशन, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सेल कंसिडरेशन दे दिया था। तो यहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एरर थी वो बता दी, हमारी से यहाँ पर एरर हुई है। अब हम मेन पे इशू में चलते, काफी लंबी जजमेंट बन जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ब्रीफ में आते हैं। और क्लॉज 21 था वो ये बताता था कि एग्रीमेंट था वो एग्जीक्यूट किया गया था 1994 में, और पटिशनर ने जो एरर अपीयरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड थे उसको मटेरियलाइज नहीं किया था। आर्गुमेंट था रिस्पोंडेंट का कि कोर्ट ने कंक्लूड कर दिया था टाइम इज अ सेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज 21 इन आवर ओपिनियन। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम इसमें कोई मेरिट नहीं पाते हैं, और यहाँ पर कहा कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज 3 और 21 की जो स्टेट एग्रीमेंट थी वो एरोनियस थी। क्लॉज 3 में कहीं नहीं लिखा था कि ऐसे भी इंटरप्रिटेट निकाला जाए कि प्रिस्क्राइब टाइम में अगर वो करें, अगर जो टाइम जो है वो बताया गया था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, और जजमेंट जो थी उसमें भी कहीं क्लॉज 6 ऑफ एग्रीमेंट के बारे में नोट ही किया गया था कि वो जो सेल डीड थी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी आफ्टर रिसीविंग द बैलेंस सेल कंसिडरेशन में। तो ये इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया था, और सब उस डिटेल्स के बारे में बताया गया है या एरर्स थी। हम थोड़ा सा हम इसे ब्रीफ कर लेते हैं आगे, और फिर इसके बाद हम चलते हैं लिमिटेशन के पास चलते हैं कि जो लिमिटेशन क्लॉज 3, 21 और 23 थी, कहीं भी इंटरप्रेटेड नहीं करता है कि जो टाइम फिक्स किया गया था एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल एग्रीमेंट का, लिमिटेशन यहाँ पर कहा गया टाइम नहीं फिक्स किया गया लिमिटेशन का, तो ये सेकंड पार्ट ऑफ 54 आर्टिकल 54 का गोएंड होगा लिमिटेशन एक्ट का। लिमिटेशन 3 साल जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया था सेकंड पार्ट में, जो कि वहां से स्टार्ट होगा डेट फ्रॉम प्लेंटिफ हैज नोटिस एंड परफॉर्मेंस हैज बीन रिफ्यूज्ड। जैसे कि हमने ऊपर देखा था आर्टिकल 54 में कि लिमिटेशन का जो पीरियड है वो 3 साल का स्टार्ट होता है जब सेल डीड बनी हो, और अगर नई डेट बनी है तो अगर उसमें नोटिस भेजते हैं, जो भी प्लेंटिफ है वो नोटिस भेजते हैं और रिस्पोंडेंट ने डिफेंडेंट ने उस नोटिस का या तो रिप्लाई देंगे या रिप्लाई नहीं देंगे। तो अगर यहाँ पे कहा कि अगर नोटिस उन्होंने ले लिया है तो जिस तरीके को उन्होंने रिफ्यूज किया तो वहां से सूट पार्ट परफॉर्मेंस का वो चलेगा। तो ये बताया कि जो परफॉर्मेंस थी वो रिफ्यूज की गई थी, सिर्फ जो रिप्लाई आया था 14 अप्रैल 2000 का। तो फर्स्ट लीगल नोटिस था वो पिटिशनर को था, और द पोर्शन ऑफ रिप्लाई ये था जो उसके कंटेंट्स हैं वो बताए थे। तो यहाँ बताया कि जो लिमिटेशन प्रिस्क्राइब किया गया था आर्टिकल 54 का वो उसी तरीके से होगा जब पिटिशनर ने जो रिप्लाई था रिफ्यूज परफॉर्मेंस का देने से मींस डिनाई कर दिया हो, इररिस्पेक्टिव चाहे वो जब भी सूट फाइल किया हो 9 अगस्त 2002 या 30 जुलाई 2002 को, इस दोनों में से किसी भी नो मैटर कभी भी फाइल किया हो, तो इन दोनों में ये एक लिमिटेशन के दायरे में आएगा। तो यहाँ का जो पहला ऑब्जेक्शन था वो क्लियर कर दिया कि जो परफॉर्मेंस थी वो 3 साल के अंदर होनी चाहिए, लेकिन 3 साल का जो पीरियड है वो वहां से काउंट होगा जहां से उन्होंने डिनाई किया, जहां से वो अगर लेटर भेजा गया है, उसको लीगल नोटिस भेजा गया, उसका रिप्लाई दिया गया है, तो वहां से स्टार्ट होगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था कि ये बताया है कि पिटिशनर जो है वो इंटाइटल्ड थे स्पेसिफिक डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस से। कोर्ट ने कहा कि 2008 का अमेंडमेंट थी वो थी सेक्शन 10 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर, वो अप्लाई नहीं होगी रेट्रोस्पेक्टिवली, मींस बैक डेट से वो एप्लीकेबल नहीं होगी। और डिसाइडेड इसलिए मैटर को जो है वो जो सेक्शन 10 था बिफोर अमेंडमेंट उसके बेसिस पे किया जाना चाहिए। सेक्शन 10 बिफोर अमेंडमेंट में ये को बताया गया था कोर्ट्स के पास डिस्क्रिशन होगी कि वो डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिस्क्रिशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर रिव्यू जुरिस्डिक्शन में कहा कि हमें डिस्टर्ब नहीं करना फाइंडिंग्स को अगर जब तक कोई एरर अपीयरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड नहीं आती है। और यहाँ पर अज्यूम भी कर लिया कि ग्रांट ऑफ रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस थी वो उसे डिस्क्रिशनरी है, तो मिस तो सूट जो इंस्टीट्यूट किया जाएगा वो डेट ऑफ द अमेंडमेंट से होगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हम इस ओपिनियन में आएंगे जो कोर्ट ने एक ग्रेव एरर कर दी थी
इस एनालिसिस पे कि जो कोर्ट जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर इस मैटर पे देगी, तो स्पेसिफिक 10 जो है सेक्शन 10 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का 2018 का अमेंडमेंट से पहले क्या बताता था वो ये था, उसके कंटेंट्स यहाँ रेज किया है कि केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ केयर कोड जो कॉन्ट्रैक्ट है एनफोर्सेबल है। तो कोई कहा कि कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा एक्चुअल डैमेज जो परफॉर्म किया जाएगा, और जो ये सारा डिटेल बताया गया था सेक्शन 10 का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। और अब यहाँ बताया कि जो जजमेंट थी सरदामनी कंदापन वर्सेस राजलक्ष्मी की, और जिसमें जो लॉ था वो कई फैक्टर्स को ले डाउन किया था, उसमें बताते कोर्ट जो है उसको कंसीडर करना चाहिए कि जो डिस्क्रिशन है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, वो क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की को एक्सरसाइज करना चाहिए, डिस्क्रिशन ये कर सकती है कोर्ट। तो ये इसके बारे में बताया था। सेक्शन 16C था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो ये बताता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता किसी पर्सन को अगर वो व्यक्ति फेल हो जाता है कि वो रेडी था और विलिंगनेस टू परफॉर्म द एसेंशियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर भी उसको प्रूव करना होगा कि वो विलिंगनेस अपनी दिखानी होगी, बोनाफाइडनेस जिसे था। तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर था, वो कंटेंट्स बताए गए हैं। और यहाँ पर कहा कि अबव को एक्सट्रैक्ट के बाद कोर्ट ने ये पाया कि पटिशनर थे वो रेडी नहीं थे और विलिंगनेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट था वाज द टाइम ऑफ असेंस। कंक्लूजन निकल के आया कि जो टाइम ऑफ असेंस थी वो डिराइव्ड की गई थी इंटरप्रिटेशन क्लॉज 3 रीड विद क्लॉज 21 के तहत। रीजनिंग जो थी कोर्ट ने ये हेल्प की कि पटिशनर जो है वो रेडी नहीं थे और इसलिए विलिंगनेस थी वो कॉन्ट्रैक्ट की जो करना चाहते हैं वो फॉल्स हो जाती, गिर जाती है। अगर ये कंक्लूजन पे क्लॉज 21 और क्लॉज 3 ऑफ द कोड जो है वो एरोनियस है और इसलिए फैक्चुअल मिसकंसेप्शन थी और ओमिशन थी रिस्पेक्टिवली। पैराग्राफ 67 थी जजमेंट की, वो ये बताता था फर्स्ट और सेकंड रिस्पोंडेंट है वो रेडी है। तो यहाँ पर कहा कि ये एक प्रकार का एरर था फेस ऑन रिकॉर्ड में, और ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड किया था जो रिस्पोंडेंट है वो उन्होंने कोई रिकॉर्ड्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं किए। और ट्रायल कोर्ट ने ये नोट किया था कि DW1 ने ये खुद कहा है कि वो उन्होंने सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस किए, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में ये नहीं कर पाए कि वो कब उन्होंने ये नहीं प्रूव कर पाए कि उन्होंने डॉक्यूमेंट उनके पास है और प्रोड्यूस करना चाहते किए हैं उन्होंने। ऑब्जर्वेशन की क्या थी ट्रायल कोर्ट की जजमेंट की, उन्होंने यहाँ रिप्रोड्यूस किया हुआ है पूरा। और अपील में ये कैटेगरी नोटिट किया गया कि जो ट्रायल कोर्ट की जो फाइंडिंग्स थी उसको चैलेंज नहीं किया गया था। और जजमेंट जो थी पैराग्राफ 67 की वो सिर्फ ये रेफर करती थी जो डिपोजिशन थी DW1 की बिना रेफर किए क्रॉस एग्जामिनेशन की थी। और जो फैक्ट ये था कि रिस्पोंडेंट ने चैलेंज भी नहीं किया था जो फाइंडिंग्स थी ट्रायल कोर्ट की इस एस्पेक्ट पे। और ये एक अनदर अपेरेंट था वो फेस ऑफ रिकॉर्ड में था, एक और एरर थी वो यहाँ पर बता दी गई है। और रीजनिंग जो थी कोर्ट की कि क्या पिटिशनर जो है वो विलिंगनेस थी परफॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहते थे। जो एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड में था यहाँ पे कहा कि हम डिसाइड करना चाहते हैं कि पिटिशनर क्या रेडी था और विलिंगनेस थी उनके पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये रिव्यू का जुरिस्डिक्शन ने इन्वोक किया था क्योंकि डिसीजन पहले आ चुका था कि पिटिशनर वो है वो इंटरेस्टेड नहीं है अपनी पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस के। ये हाई सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट पहले आ चुकी थी। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हमारा कंसिडर ओपिनियन है कि जब पिटिशनर जब तभी रेडी होंगे जब विलिंगनेस तभी दिखाएंगे कॉन्ट्रैक्ट की, वो सेक्शन 16(6) ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत होगी। तो फर्स्ट एग्रीमेंट में ये नोट किया था कि परचेजर ने जो पेमेंट थी 11,30,000 की वो पेड कर दी थी अर्नेस्ट मनी की, और सब्सिक्वेंटली जो पिटिशनर ने पेमेंट की थी वो 13 लाख की थी सेम चेक से, और अनदर 5 लाख थी डिमांड ड्राफ्ट 9 अप्रैल 1997 को दिया था। और अगर पिटिशनर अनविलिंगनेस होती है उनके कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की तो वो 75% जो सेल कंसिडरेशन की नहीं देते। तो यहाँ तो पेमेंट ऑलरेडी वो इतनी कर चुके हैं, तो इसलिए कहा कि सेक्शन 16(6) स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का वो ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर इन्वॉल्व है पेमेंट ऑफ मनी, और ये नेसेसरी नहीं है कि प्लेंटिफ ने जो एक्चुअली टेंडर कर दिया जो मनी जो है वो टेंडर कर दिया, तो ये नेसेसरी नहीं है। ये से ऐसे कहीं कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि पिटिशनर जो है वो रेडी नहीं है और वो विलिंगनेस नहीं थी उनकी, मेनली बिकॉज जो बैलेंस सेल कंसिडरेशन थी वो ड्यू थी। कोर्ट ने कहा कि इतना अमाउंट तो ऑलरेडी दे चुके हैं, बाकी 5 लाख की जो ड्यू रह गई है तो इसके बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि वो उनकी मंशा नहीं थी काम करने की। तो यहाँ पर सेक्शन 10 अमेंडमेंट 2018 की थी, वो कोर्ट ने कहा कि कोर्ट जो है डिस्क्रिशन कर सकते हैं, वो अवार्ड कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जब कोई अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं एग्जिस्ट करता हो, तो इसमें जो एक्चुअल डैमेज जो हुआ है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का वो एग्री टू बी डन, वो करने को तैयार हो। जब एग्रीड किया जाता है
कि कॉम्पोजिशन ऑफ मनी हो जो फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, तो उससे वजह से एक एडुकेट रिलीफ नहीं बनती है। तो एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया गया है यहाँ पे। और अब यहाँ बताया लिस्ट पेंडेंस के बारे में बताया गया। लिस्ट पेंडेंस क्या है कि सेक्शन 52 के अंदर बताया गया ट्रांसफर प्रॉपर्टी का अगर दोनों पार्टी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा हो तो वो बाढ़ होता है कि जिसके पास पोजेशन में प्रॉपर्टी वो किसी को ट्रांसफर कर दे, तो ऐसे नहीं कर सकते। लिस्ट पेंडेंस में ये बताया कि सेल प्रॉपर्टी थी जजमेंट की, वो थी 22 अगस्त 2022 की। रिव्यू पिटीशन जो फाइल की गई थी वो रजिस्टर्ड हुई थी 13 दिसंबर 2022 को। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू था कि जो सेल थी सूट प्रॉपर्टी की वो एग्जीक्यूट की गई थी 22 अगस्त 2022 को, और रिव्यू पिटीशन फाइल करने से पहले। अब 23 सितंबर 2022 को पिटिशनर ने रिव्यू पिटीशन फाइल की थी जजमेंट 25 अगस्त 2022 की। रिव्यू पिटीशन को 30 डेज के अंदर प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन में फाइल कर देना चाहिए, जो कि 47 रूल 2 कहता है सुप्रीम कोर्ट रूल्स का। 14 अक्टूबर 2022 को रजिस्ट्री ने एक लेटर भेजा पिटिशनर को और उनसे कहा कि वो अपने डिफेक्ट्स हैं वो क्योर्ड कर लें। 11 नवंबर 2022 को पिटिशनर ने अपने डिफेक्ट्स हैं क्योर्ड कर दिए। 13 दिसंबर 2022 को रिव्यू पिटीशन थी वो रजिस्टर्ड हो गई। 27 जनवरी 2023 को काउंसिल ऑफ द पिटिशनर ने 6 वीक का समय मांगा कि वो डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड में और दस्तावेज लाना चाहते हैं। 1 मार्च 2023 को 3 मैटर लिस्ट हुआ था 3 ऑनरेबल जजेस के, जिसमें ऑनरेबल जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस है वो भी थे और एक और ऑनरेबल जज थी और एक और ऑनरेबल जज थे। और मैटर टेकन अप नहीं लिया गया और ऑर्डर आया था 31 अगस्त 2023 को। ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस है उन्होंने एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया कि लिस्टिंग द रिव्यू पिटीशन इन द ओपन कोर्ट, और नोटिस थे वो इशू कर दिए थे जो कि रिटर्नेबल थे 6 वीक्स में। और ऑनरेबल जज थी वो एग्री नहीं थी इस व्यू से, उन्होंने कहा कि रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाए। तो उस समय के जो ऑनरेबल जज और थे उन्होंने, जो कि 3rd मेंबर थे बेंच के, उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया इस मैटर से कि पर्सनल रीजन से। और सब्सिक्वेंटली एक और ऑनरेबल जज थे उनको नॉमिनेट कर दिया था 3rd मेंबर पे। और 26 सितंबर 2024 को नोटिस था रिव्यू पिटीशन का रेज किया गया था, इशू था, नोटिस इशू किया गया था। और अब बताया कि सेक्शन 52 जो था ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, वो ये कहता था कि जब कोई भी पेंडेंसी होगी कोर्ट में किसी भी सूट में और जिसमें राइट होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का डायरेक्टली और स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन में होता है, तो ऐसे में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती किसी भी पर्सन को, पार्टी को। एक्सप्लेनेशन जो था वो ये कहता है कि जब पर्पस क्या था सेक्शन का, कि जब पेंडेंसी होती है सूट और प्रोसीडिंग्स में वो कमेंट्स होती है जब भी सूट जो प्लेंट है वो फाइल किया, जब प्रेजेंट किया जाता है तभी से डायल होगी, जब भी इंस्टीट्यूशन या तो प्रेजेंटेशन और जब प्लेंट फाइल किया जाता है तब से, और या फिर इंस्टीट्यूट होती है कोर्ट जब प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करती हो, और वो जब तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक सूट या प्रोसीडिंग जो है वो डिस्पोज नहीं हो जाती, जब तक कोर्ट जो है फाइनल डिग्री ऑर्डर ना दे दे और कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑर्डर ऑब्टेन ना हो जाए। सेक्शन 52 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है उसके बारे में बताया है। और अब बताया कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेस पेंडेंस की जो ये फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई करती हैं। पहली चीज, सूट जो है वो पेंडिंग होना जरूरी है, जो सूट ऑफ प्रोसीडिंग जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग होनी जरूरी है, और सूट ऑफ प्रोसीडिंग्स मस्ट नॉट बी कोल्यूसिव, ऐसे नहीं मिल बांट के उन्होंने आपस में एक सूट फाइल कर लिया हो, ऐसे कोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। राइट ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली और स्पेसिफिकली सूट ऑफ प्रोसीडिंग्स में होना चाहिए, और प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होनी चाहिए बाय द पार्टी टू द लिटिगेशन, और एलिनेशन जो है अफेक्ट होने चाहिए राइट्स ऑफ द अदर पार्टी जो डिस्प्यूट में है। और डॉक्ट्राइन ऑफ लेस पेंडेंस ये कहता था सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का कि वो बार करता था ट्रांसफर ऑफ सूट प्रॉपर्टी को, जब भी लिटिगेशन चल रही है तो इसमें वो प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता है। और ओनली एक्सेप्शन था जब वो ट्रांसफर जो उसी टर्म में कर सकती है जो कोर्ट की अथॉरिटी के ऊपर होगा, और जो टर्म्स इम्पोज किए जाएंगे उनके ऊपर एक भी पार्टी जो है वो सूट को ट्रांसफर नहीं कर पाती है, जब जिसमें एक पार्टी सूट ट्रांसफर नहीं, जिसमें एक पार्टी जो है वो ट्रांसफर करती है सूट प्रॉपर्टी को और टू द थर्ड पार्टी को करती है, तो इसमें जो लेटर होगा वो बाउंड होगा जो रिजल्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स में, कि अगर बेशक उसको नोटिस भी ना दिया हो सूट ऑफ प्रोसीडिंग्स का, तो ये जो डॉक्ट्राइन था वो रेस्ट करता था लॉर्ड टर्नर इन बेलामी वर्सेस सेबीन, उनकी जजमेंट का रेफरेंस दिया यहाँ पे। और एक और जजमेंट आई थी जयराम मुदालिया वैसे अय्या स्वामी की, उसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लेस पेंडेंस के बारे में बताया गया है। और यहाँ कहा कि पर्पस क्या था लेस पेंडेंस का, कि
जो प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है वो सबवर्टेड ना हो जाए और इन्फ्रक्टस ना हो जाए। मींस दोनों पार्टीज के बीच में केस चल रहा है, वो जो जिसने पोजेशन ले रखी है वो कहीं दूसरे को बेच के खुद गायब हो जाए, तो उसने कहा कि प्रोसीडिंग्स को फ्रस्ट्रेट करने के लिए भी ऐसे हो सकता है। और जो अमेंडिंग एक्ट था 20 of 1929 का, वो सब्स्टिट्यूट करता था पेंडेंसी को इन द प्लेस ऑफ एक्टिव प्रोसिक्यूशन में। और अमेंडिंग एक्ट में ये भी कहा था कि जो एक्सप्लेनेशन जो है वो पेंडिंग ऑफ द सूट ऑफ प्रोसीडिंग्स बताया है। पेंडेंसी जो वर्ड है वो कमेंस होगी फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो ये आर्गुमेंट्स थे वो रखे गए थे। और रिलीफ थी, अब यहाँ बताया कि हाई कोर्ट ने जो रिलीफ थी सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के ओनली के लिए कहा था कि डायरेक्शंस क्या दिए वो यहाँ पर बताए गए हैं। जो रिलीफ में था उसके डायरेक्शंस यहाँ बताइए। और अपील में कोर्ट ने ये कहा कि ये फिट केस नहीं बनता है या ये एक्सरसाइज करें डिस्क्रिप्शन को जो ग्रांट थी रिलीफ की इन सेक्शन 12 ऑफ, बिकॉज पटिशनर ने ब्रीच कर दी थी इंडिशंस ऑफ द सेल को, और सूट वाज परफॉर्म जो किया गया है बियॉन्ड लिमिटेशन किया गया है। तो यहाँ पर बताया कि ये एरर अपीयरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड थी और रीजनिंग के रूट पे जाती है कि दोनों इश्यूज थे लिमिटेशन के और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के, तो इन दोनों को बनते हैं पटिशनर के। आप इस जजमेंट को रिकॉल कर दिया जो ऑर्डर जो 25 अगस्त 2022 की थी, और जजमेंट थी हाई कोर्ट की 23 अप्रैल 2021 की, उसे रिस्टोर कर दिया। तो रिव्यू पटिशन थी वो अलाउ कर दी थी इन अबाउट टर्म्स पे, और पेंडिंग एप्लीकेशन थी वो भी थी। तो ये ऑनरेबल 3 जजेस थी और उनकी जो जजमेंट आई थी 8 नवंबर 2024 को थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।